अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी एक सर्वे करवाया मुबैना तौर पे। वो सर्वे भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उनका एक स्टेटमेंट है कि जो नई अस्करी क़यादत है उसमें ये तासुर पाया जाता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। और एक और प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है कि उन्होंने ये कह दिया कि जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें ये पता चलता है कि हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका नहीं था। एक्चुअली ऐसे नहीं है। इमरान खान साहब ने जो पूरी बात कही, पहले मैं आपको वो बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा, क्योंकि अंग्रेज़ी में उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उसका मैं आपको मतलब बता देता हूं। एक्चुअली वो जो कहना चाह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके बाद बात की फवाद चौधरी से भी और इमरान खान साहब के साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने पूछ के मुझे बताया भी। इमरान खान साहब का ये मानना है कि अमेरिका का साइफर जो आया वो तो एक हकीकत है और अमेरिका ये चाहता था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो, लेकिन अमेरिका की सोच इमरान खान के बारे में जो ख़राब की वो जनरल बाजवा ने की। यानी अमेरिका की कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं थी कि इमरान खान को निकाला जाए। अमेरिका कोई ज़ाती तौर पे नहीं चाहता था कि इमरान खान से उनकी कोई दुश्मन है या उनकी कोई दुश्मनी है इमरान खान से। हुआ ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस किस्म की लॉबिंग करवाई थी अमेरिका में, जिससे वो ये साबित करते रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत अच्छे हैं और इमरान खान बहुत बुरे हैं अमेरिका के बारे में। उसके बाद अमेरिका में ख्वाहिश पैदा की गई कि यह साइफर आया। ये है पूरा लुब्बे लुबाब जिस पे इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि फलां आदमी रजीम चेंज का हिस्सा था तो कहते हैं लो जी अब इस पे इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं अगर वो आदमी रजीम चेंज का हिस्सा था, लो जी अब उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका हिस्सा था तो कहते हैं लो जी बाकियों से उठ गया। ऐसा नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन जब होता है तो बहुत सारे किरदार मिलकर काम करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेशन होता है, तभी तो वो कामयाब होता है। वैसे इमरान खान साहब को अब लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है और नई अस्करी क़यादत में यह तासुर पाया जाता है। इमरान खान ने कहा कि नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। जनरल बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे, जिनके नतीजे में रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए राह हमवार हुई। फौज की तमाम पॉलिसियों का इन्हिसार सिर्फ एक फ़र्द की शख्सियत पर होता है। हमारी हुकूमत और जनरल बाजवा के माबैन मुस्बत ताल्लुकात के नतीजे में हमें पाक फ़ौज की मुनज़्ज़म हमायत हासिल रही। हुकूमत और अस्करी इदारे की मुश्तरका कोशिशों से कोरोना वायरस का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया गया। इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास ज़िम्मेदारी के साथ साथ इख्तियार भी होना चाहिए। हमने दोनों को अलहदा नहीं रखा। देखें आप इमरान खान का ज़र्फ़ देखें आप, वो जब भी कभी कोई अपनी कामयाबी गिनवाते हैं तो वो कहते हैं कि फ़ौज मेरी इस कामयाबी में बराबर की हिस्सेदार है। यानी वो हमेशा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जिस फ़ौज को कमांड कर रहे थे, चाहे कोरोना वायरस से लड़ाई हो, चाहे टिड्डी दल से लड़ाई हो, चाहे दीगर मामलात हों, हर चीज़ के अंदर फ़ौज ने एक अच्छा रोल प्ले किया है। इमरान खान साहब फैटफ के मामले में भी फ़ौज के रोल को सराहते हैं, लेकिन आप देखें कि जनरल बाजवा ने अपने दौर में हर चीज़ का मलबा इमरान खान साहब के ऊपर डाला। इमरान खान ने कहा कि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के पास ज़िम्मेदारी के साथ साथ इख्तियार भी होना चाहिए। हमने दोनों को अलहदा नहीं रखा जा सकता। जब इख्तियार आर्मी चीफ के पास और ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के पास हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। इस वक्त पाकिस्तान तारीख़ के बदतरीन मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। इलेक्शन कमीशन की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और इस सूरत में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात का होना नागुज़ीर है। मैंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि वो दहशतगर्दी की सूरत में हमारी मावनत कर सकें। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने अपना सारा वक्त बैरूनी दौरों पर सर्फ किया, लेकिन अफ़गानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। हम इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक और जंग के मुताबिल नहीं हो सकते। जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत संभाली तो 30 से 40 हज़ार मुहाजिरीन को पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया। हमारे लिए इनकी दोबारा आबादकारी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारी हुकूमत ख़त्म होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इस दौरान नई हुकूमत आई जिसकी गफलत की वजह से दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी तरजीह मेरे मुल्क की 22 करोड़ अवाम थे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी बड़ी आबादी ख़त गुरबत से नीचे हो वो इखलाकी बयानात देने की इस्तात नहीं रखता। यानी ये वो मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट वही है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में आपको इखलाकी तौर पे बड़ी बर्तरी साबित करनी थी। एक्चुअली पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा और ये पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेट की पॉलिसी थी जो बड़ी गुफ्तो शुनीद के बाद बनी थी। इंडिया ने भी यही अडॉप्ट की थी, श्रीलंका ने भी की थी,
सऊदी अरब ने भी की थी और बाकी ममालिक भी इसी पे चल रहे थे। अब इमरान खान साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि एक करवाया है सर्वे, वो सर्वे मैं आपको बता देता हूँ। अवाम की अक्सरियत चाहती है शहबाज शरीफ इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। मकामी एजेंसी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है निजी टीवी में दावा किया गया है और दावा यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया है। 76% अवाम तहरीक इंसाफ की हामी है। शहबाज शरीफ साहब को यह पता चल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में अवाम की राय जानने के लिए एक मकामी एजेंसी को टास्क दिया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की अक्सरियत चाहती है कि शहबाज शरीफ इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, जबकि 76% पाकिस्तानी इस वक्त तहरीक इंसाफ के हामी हैं। इसलिए अगर अप्रैल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो गए तो साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी, बल्कि वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी, 2/3 अक्सरियत भी ले सकती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी बारे में फ़ैसला किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और पंजाब असम्बली में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि अदालतें ही इंसाफ देती हैं और अदालतों को इमरान खान साहब ने सराहा है। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज साहबा ने अदालत के ऊपर अटैक कर दिया है। उनके सोशल मीडिया ने भी अदालतों के ऊपर अटैक कर दिया है। यानी मरीम नवाज ने कहा इमरान खान के लिए एक तरफ जनरल रिटायर फैज़ और दूसरी तरफ बाबा रहमता मौजूद था। बाबा रहमता कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को, और उनके इस नाम से PMLN वाले बार बार पुकारा करते थे। तो PMLN जो है वो अब उन्होंने कुछ इस तरह के पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ इस तरह की पोस्ट की हैं कि वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज साहिबान को और उनकी फैमिलीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को जब जब फैसला अपनी मर्ज़ी का मिलता है तब तब उन्हें लगता है कि कानून की हुक्मरानी है, लेकिन जब जब उनको फैसला अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलता तब तब उन्हें लगता है कि कानून की हुक्मरानी नहीं है बल्कि ये कोई और चक्कर चल रहा है। यानी ये जजेस को फ़ोन करके फ़ैसले करवाते रहे और इनकी टेप्स बाहर आ गई, उसके ऊपर भी कभी पशेमान नहीं हुए। इनके लिए जजेस ने आउट ऑफ द वे जाके बड़े बड़े अजीब फैसले दिए, लेकिन सूरत हाल एक दिन तो ये बन गई कि नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जेल से निकाल कर वो सजा काट रहे थे, मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे, पाकिस्तान से ही बाहर भिजवा दिया। तो वो फैसला बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक था, जिसकी दुनिया में कहीं कोई नज़ीर नहीं मिलती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब हमेशा बगले बजाते रहे और उनको ये लगता था कि ये शानदार काम पाकिस्तान की अदलिया ने किया है, और वो ये कहते थे कि मकाम इबरत बनेगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कब्र है वो, और ज़ियाउल हक साहब की वो कहते थे कि हम बड़ी बरसियाँ सेलिब्रेट करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने जाकर वहाँ पे मरीम नवाज ने ख़ास तौर पे जीए भुट्टो के नारे लगाए और पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर हल्का हल्का रक्स भी किया इन सब लोगों ने। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे बड़ा आराम से साबित हो रहा है कि PMLN को अपनी मर्ज़ी की अदलिया चाहिए, अपनी मर्ज़ी की एस्टेब्लिशमेंट चाहिए और अपनी मर्ज़ी का पूरा निज़ाम चाहिए ताकि वो अपने हर मुखालिफ को कुचल सकें। मेरी इत्तला के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा ने कुछ चीज़ों पर कमांड शुरू की है और वो करने ये जा रही हैं कि कुछ भी करके उन तमाम आवाज़ों को बंद किया जाए फ़िलहाल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए, जिन आवाज़ों से उनको ख़तरा है, और उसकी तैयारी की जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ वो आवाज़ें भी अपना बंदोबस्त करेंगी और मामला इतने आराम से कंट्रोल में तो नहीं आएगा। नवाज शरीफ की शर्त है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को नाअहल करो। इमरान खान साहब ने दोबारा कहा है और इमरान खान साहब ने यह भी बताया था कि बाकायदा तहरीरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने यह वादा करके दिया हुआ है हल्फन कि इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान बहुत नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वैसे पाकिस्तान तो हमेशा ही नाजुक मोड़ पे है। अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। खुशहाल ममालिक में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होती है। इमरान खान ने कहा कि अदालतों का काम कमज़ोर और ताकतवर के साथ यकसां सलूक करना होता है। ताकतवर हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। पैसा बचाने के लिए कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह सिर्फ पैसा बच जाए। बदकिस्मती से इनको NRO मिला है और जनरल बाजवा ने NRO दिया है। वैसे जनरल बाजवा ने जो इस कौम के साथ किया है, आप जब भी कभी सर्वे करवाएंगे तो जनरल बाजवा के खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा और जनरल रिटायर बाजवा ने लोगों की उमंगों के साथ, लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया इस मुल्क में
اور بند کمروں کے اندر اس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو لوگوں کو منظور نہیں ہے، اور ان فیصلوں کے خلاف اب تک یہ قوم ڈٹی ہوئی ہے، اسی لیے انتخابات نہیں ہونے دیے جا رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور اعتراف کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے مریم نواز کے لانگ مارچ میں شرکت کی تھی، مہنگائی مارچ میں، گزشتہ سال، 1 سال پہلے کی بات ہے، مریم نواز نے اور شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے، شہباز شریف تو خود نہیں آئے تھے لیکن حمزہ شہباز اور مریم نواز گئے تھے اور باقی لوگ پارٹی کے سارے موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کی پوری سپورٹ کی تھی۔ مہنگائی مارچ انہوں نے کیا تھا اور لانگ مارچ لے کر اسلام آباد گئے تھے۔ اب عمران خان صاحب نے ان کو آنے دیا تھا، نہیں روکا تھا، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیشہ وہاں پہ کنٹینر لگا کر، ڈنڈے لے کر، آنسو گیس لے کر پولیس کو، پورے نظام کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن اسلام آباد میں نہ گھسیں۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ نے اب جن لوگوں نے ان کے ساتھ لانگ مارچ میں مہنگائی کے خلاف شرکت کی تھی، ان سب کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ مہنگائی اس وقت تو بہت کم تھی، آپ نے ہم سے لانگ مارچ کروا دیا، اور آج جب مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ مریم نواز کا سٹیٹمنٹ سن لیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ اب کیا کرنا ہے۔ مہنگائی سے ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں، بس یہ قوم کو بتانا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی نہیں ہے، قریب کوئی ریلیف کا امکان بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ مہنگائی کم کی جا سکے، مہنگائی اب رہے گی اور مستقبل قریب میں مہنگائی رہے گی۔ شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں اور شہباز شریف نے ذمہ داری دی ہے، نواز شریف نے مجھے ذمہ داری دی ہے، شہباز شریف نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میری سرجری تھی اور یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سب کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف نے میرے کنونشن کا پورا پلان خود ترتیب دیا، میری واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی نواز شریف نے کیا۔ یعنی اب مریم نواز صاحبہ یہ بھی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب قریب پارٹی چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے انڈیا بھی دے دیا ہے۔ میں آپ کو وہ خبر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ مریم نواز والی جو معاملہ ہے اس کو کر لیں۔ میری سرجری ہوئی تو لندن میں 4 ماہ لگ گئے۔ اپوزیشن کے دور میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمارا بیانیہ بھی مضبوط تھا اور 4-5 سال ہمارے بہت متحرک گزرے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خاصی فرسٹریشن تو ہے کیونکہ لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ اب لوگ کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ میں آپ کو ایک منظر دکھا رہا ہوں، یہ مالاکنڈ کا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹول پلازا ہے نا، یہ بہت دور ہے مالاکنڈ سے، کافی دور جا کے ہے، یہ سوات میں نہیں ہے، یہ کافی موٹر وے کے پاس ہے۔ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مراد سعید کو ریسیو کرنے کے لیے آ گئے اور اپنے سابق وزیر اعلیٰ کو ریسیو کرنے کے لیے آ گئے۔ لوگوں کو بلوایا نہیں گیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اب کیمرہ مینز، میڈیا والے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب مراد سعید صاحب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے، کیونکہ انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے جہاں سے ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، تو ذرا یہ مناظر آپ دیکھیے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت اتنا بڑا ہجوم نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا ہجوم مراد سعید کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یعنی مریم نواز جب سے پاکستان واپس آئی ہیں، ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال، بہاولپور، ملتان، یہ جتنے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، جہاں جہاں مریم نواز گئی ہیں، وہ ساری عوام کو آپ اکٹھا کریں تو وہ مراد سعید کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جتنے لوگ آئے ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں۔ یعنی یہ ہے اس وقت مقبولیت کا عالم کہ ایک مراد سعید، ایک کل کا سیاستدان، وہ پاکستان کے سب سے پرانے اور بڑے سیاسی خاندانوں میں سے ایک خاندان کے چشم و چراغ، اور اس وقت جو پارٹی حکومت میں ہے ان سب کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اکیلا نکلتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بھی اتنے بندے اکٹھے نہیں کر پاتی، اور نہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ وہ ان لوگوں کو نوٹ دیتا ہے، نہ وہ ان لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لاتا ہے، نہ وہ ان لوگوں کو کوئی لالچ دیتا ہے۔ اور مراد سعید جو ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کر ثابت کیا کہ وہ کس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس حد تک کھڑے ہیں۔ اب آ جائیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے نون لیگ چھوڑنے کا اندیا دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی ایک بار پھر پھٹ پڑے ہیں اور مریم نواز کو پارٹی صدر بنائے جانے کی صورت میں نون لیگ چھوڑنے کا اندیا دے دیا ہے۔ فیوچر میں ہوگا تو یہی کہ مریم نواز کو پارٹی کا صدر بنا دیا جائے گا اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو نون لیگ چھوڑنی پڑے گی، اور اگر نہ بھی بنایا گیا تو مریم نواز ہی پارٹی کو اب صدر بنائیں یا نہ بنائیں، ایکچولی وہی مالک ہیں اس وقت، کیونکہ یہ ان کی فیملی کی پارٹی ہے اور فیملی کے اندر وراثت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو کل اس کے مالک جو ہیں نواز شریف صاحب تھے اور ان کے والد تھے، پھر شہباز شریف بھی مالک بن گئے،
پھر حمزہ شہباز بھی ملکیت میں آ گئے، اب مریم نواز کو اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، اور کل جنید صفدر یا آگے کسی اور بچے کو یہ چلی جائے گی پارٹی۔ تو یہ خاندان کی پارٹی ہے، اس کی ملکیت ایسے ہی ڈیلیور ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں پاکستان کے وزیر دفاع کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا۔ ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا، عوام بنام سرکار، اس نے گالی دے کر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا کہ ان کے پاؤں پہ پلستر چڑھا ہوا اور ساتھ میں گالی بھی دی۔ اور پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی ذہنی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور یہ غصہ ان سے اب کنٹرول نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اب ٹویٹ کیا کیا کہ اس کی ٹانگ سے پلستر اتار کر اس کے منہ پر پلستر چڑھانا چاہیے۔ گفتگو میں اتنے فریکچر آ چکے ہیں کہ اس کا نظریہ، بیانیہ یا ایجنڈا معذور ہو چکا ہے۔ اب خواجہ آصف اس لچڑ لیول پہ کیوں پہنچ گئے اور ان کی ذہنی حالت اس جگہ پر کیوں ہے، اس کا اندازہ آپ کو الیکشن میں ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔